नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का हमने अध्ययन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारण बताया है। और दोस्तों, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी, इसके पतन के बाद जो सभ्यता आई थी वो थी वैदिक सभ्यता। आज हम अध्ययन करते हैं वैदिक सभ्यता का। दोस्तों, शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी वो थी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हमने एक कारण जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाहरी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। दोस्तों, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ था तो भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, इसके निर्माता आर्य थे। और आर्य जो लोग थे ये कहाँ से आए थे, इन्होंने किस प्रकार वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी, इसका विकास किया था। तो हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था, तो ये आर्य कहाँ से आए थे, इन आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वैदिक सभ्यता, दोस्तों, यदि वैदिक सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। और वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। और वैदिक सभ्यता जो निर्माता माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं वैदिक सभ्यता के टाइम की बात करूं, वैदिक सभ्यता के कालक्रम की बात करूं दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था, वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था, ये कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य। 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक सभ्यता का विकास हुआ दोस्तों। और जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, ये दो भागों में बटी हुई थी। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और इसका दूसरा भाग था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हम अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था ये था 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम था ये दोस्तों था 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य। तो मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य था और ये दो भागों में बटा हुआ था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में हम अध्ययन करेंगे ऋग्वेद का। किसका अध्ययन करेंगे? ऋग्वेद का। और उत्तर वैदिक काल में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीन वेदों को हम अध्ययन करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आया था और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आया था। तो वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कालक्रम है 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। इसको दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य और यहाँ ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य और यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। इतना उतारिए आप इसको। उसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्य कहाँ से आए थे?
विभिन्न इतिहासकारों ने इनके निवास स्थान को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। यहाँ तक उतारिए। तो कालक्रम हो गया वैदिक सभ्यता का, 2 भागों में बटी हुई है वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता, और वैदिक सभ्यता के निर्माता जिन्हें माना जाता है वो है आर्य। पहली बात वैदिक सभ्यता, और पहली बात दोस्तों इस सभ्यता में किसकी रचना हुई थी, मैंने अभी आपको बताया है, इस सभ्यता में वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। इस समय 1500 से और 600 ईसा पूर्व के मध्य किसकी रचना हुई थी दोस्तों? वेदों की रचना हुई। और उसको मैंने बांटा है 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो इस सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी। यदि मैं बात करता हूँ वेद की, तो वेद जो शब्द है ये संस्कृत की विद धातु से बना है, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। तो वेद विद धातु से बना है संस्कृत की से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। उसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता किसको माना जाता है? आर्यों को। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता दोस्तों कौन है? आर्य हैं। और इन्हीं आर्यों ने वैदिक सभ्यता का विकास किया था, वैदिक सभ्यता को बसाया था। तो वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य हैं। अब हम इन आर्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर ये आर्य कौन थे, ये आर्य आए कहाँ से थे, ये आर्य रहते कहाँ थे, इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ था। यदि दोस्तों मैं आर्य शब्द की बात करूँ तो आर्य जो शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है, आर्य शब्द के अर्थ की बात करूं तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या अभिजातीय। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या अभिजातीय कहा जाता है आर्य को। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या अभिजातीय। सर्वप्रथम दोस्तों यदि मैं बात करूं कि सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा। प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग जो किया था वो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने किया था 1853 ईस्वी में। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या अभिजातीय। और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था 1853 ईस्वी में, और श्रेष्ठ जाति के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ तक आप याद रखिए कि वेदों की रचना हुई थी। ये वेद जो है ये संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वैदिक सभ्यता के निर्माता किनको माना जाता है? आर्य। तो आर्य जो थे ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या अभिजातीय होता है। सर्वप्रथम आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा 1853 ईस्वी में एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया गया था। तो पहली बात हुई कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता थे आर्य। अब बात आती है कि आर्य कौन थे, ये आर्य आए कहाँ से थे, ये रहते कहाँ थे। तो यहाँ तक उतार लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्यों का निवास स्थान, कि ये आर्य कहाँ कहाँ रहते थे और कहाँ से ये आए हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न विद्वानों ने इनके निवास स्थान को लेकर अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों आर्यों का निवास स्थान, की आखिर आर्य आए कहाँ से थे। इन्होंने वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आखिर ये आए कहाँ से थे। तो आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान। अब देखिए
आर्यों के निवास स्थान की बात करें तो अलग अलग विद्वान हैं और उन्होंने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। हम एक एक विद्वान को पढ़ते हैं कि उन्होंने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है। उसके बाद बात करेंगे कि सर्वाधिक मान्य किस विद्वान का मत है और उस विद्वान ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले तो बात करता हूं प्रोफेसर मैक्स मूलर की। प्रोफेसर मैक्स मूलर, और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान बताया है दोस्तों मध्य एशिया, और मध्य एशिया में भी एक जगह है, वो है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया तो इन्होंने बताया है प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कि ये आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया में भी कहाँ से आए थे, बैक्ट्रिया से आए थे। उसके बाद दोस्तों अगले आते हैं प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास। प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास, और प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास ने बताया है कि जो आर्य थे ये आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य दोस्तों आए थे सप्त सैंधव प्रदेश से। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है कि उस समय जो 7 नदियाँ थी उनके द्वारा संचित क्षेत्र पर उनका दोआब जो था, जो उनकी उपजाऊ भूमि थी, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। और सप्त सैंधव प्रदेश में जिन जिन नदियों को, ये दोस्तों हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हम अध्ययन कराएंगे आपको, तो विस्तार से नदियों के बारे में बताएंगे। लेकिन आप यहाँ ये जान लीजिए कि सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या है। तो 7 नदियों द्वारा संचित जो क्षेत्र था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। और अविनाश चंद्र दास ने बताया था कि ये जो आर्य थे ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियों को शामिल किया जाता है? तो उसमें आती हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब। इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र कहलाता था सप्त सैंधव प्रदेश। तो दोस्तों प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास ने बताया था कि ये कहाँ से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। उसके बाद अगले विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हम अध्ययन करेंगे। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक ने बताया दोस्तों कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। किसके अनुसार? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। उसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में हम अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्य थे, ये आर्य जो थे ये तिब्बत से आए थे, तिब्बत के निवासी थे। उसके बाद दोस्तों प्रोफेसर पेंका, और प्रोफेसर पेंका कहते हैं कि आर्य जो थे ये जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे। जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर पेंका इस बात को कहते हैं कि जो आर्य थे ये जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। जर्मनी के मैदानी भागों के ये निवासी थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले गंगनाथ झा। गंगनाथ झा, गंगनाथ झा, और गंगनाथ झा कहते हैं कि जो आर्य थे ये ब्रह्म ऋषि देश, ये कहाँ से आए थे? ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब है दोस्तों गंगा एवं यमुना का जो दोआब है, इसकी जो उपजाऊ भूमि है उसको कहते हैं गंगा एवं यमुना का दोआब, उपजाऊ भूमि, एवं इसका सीमावर्ती भाग, एवं इसका सीमावर्ती भाग। किसके अनुसार? गंगनाथ झा के अनुसार
ये कहाँ से आए थे आर्य? ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। उस समय ब्रह्म ऋषि देश जो था वो गंगा एवं यमुना का दोआब और इसका जो सीमावर्ती भाग था, इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र था उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। तो दोस्तों इन विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं आर्यों के निवास स्थान को लेकर। जैसे प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास ने कहा है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश, और जो सप्त सैंधव प्रदेश था ये सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब इन नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। प्रोफेसर पेंका कहते हैं कि ये जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे। और गंगनाथ झा कहते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा गया था? गंगा एवं यमुना का जो दोआब था और इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र था उसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया था। तो ये दोस्तों आर्यों का निवास स्थान है। अब इसमें से यदि आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक मान्य कौन सा है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो यदि कहा जाए कि आर्यों के निवास स्थान को लेकर सर्वाधिक जो मान्य मत है वो दोस्तों किसका है? वो प्रोफेसर मैक्स मुलर का है। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए थे। तो इनमें से यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, तो सर्वाधिक मान्य मत है प्रोफेसर मैक्स मुलर का। ठीक है दोस्तों, तो इन विद्वानों ने आर्यों के निवास स्थान को लेकर अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। यहाँ तक इसको आप उतारिए, यहाँ तक उतारिए आप इसको, ये सारणी बना लीजिए। एक तरफ विद्वान, एक तरफ आप लिखिए आर्यों के निवास स्थान कि किस विद्वान ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ कहाँ बताया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों और क्या क्या माना जाता है इनके निवास स्थान को लेकर। तो देखिए दोस्तों, यदि इनके निवास स्थान की मैं बात करूं, अगर इनके निवास स्थान की बात की जाए तो इन विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किया है। उसके बाद दोस्तों देखिए 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1400 ईसा पूर्व में। और इस अभिलेख का नाम था बोगाज कोई इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट है, बोगाज कोई अभिलेख। और ये बोगाज कोई जो अभिलेख था दोस्तों ये प्राप्त हुआ था 1400 ईसा पूर्व में। कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये अभिलेख प्राप्त हुआ था एशिया माइनर से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में। यह अभिलेख क्या कहता है? इस अभिलेख में 4 देवताओं का नाम आया है। कितने देवताओं का? ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का नाम आया है इस अभिलेख में। और इस अभिलेख में जो 4 देवता हैं वो हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं का नाम आया दोस्तों बोगाज कोई अभिलेख में। और बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ये सवाल पूछ लिया गया है पिछला जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें कि बोगाज कोई अभिलेख में निम्न में से किस देवता का नाम नहीं आया है। तो ये चारों याद रखने, जिनमें से 3 देगा वो एक अलग देगा। तो वो आपको छांटना है कि इस अभिलेख में किस एक देवता का नाम नहीं आया है। तो बोगाज कोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, यहाँ से 4 देवताओं का नाम आता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, इस बोगाज कोई अभिलेख के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आर्य थे, इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि आर्य जो थे ये ईरान से होकर, कहाँ से होकर? ईरान से होकर भारत आए थे। ईरान से होकर भारत आए थे। ईरान से होकर भारत आए थे। किसके आधार पर कह सकते हैं हम? बोगाज कोई अभिलेख के आधार पर कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ईरानी ग्रंथ प्राप्त हुआ है हमको। ईरानी ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ प्राप्त हुआ है?
और इस ईरानी ग्रंथ का नाम था, इंपॉर्टेंट है, जैन अवेस्ता। ये जो ईरानी ग्रंथ प्राप्त हुआ है जैन अवेस्ता, इस ग्रंथ में ऋग्वेद की अनेक बातें हैं। किसकी? ऋग्वेद की अनेक बातों का क्या है? वर्णन है। इसके आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो आर्य जो थे ये ईरान से होकर कहाँ आए थे? भारत आए थे। तो इनके निवास स्थान को लेकर ये बात भी प्रचलित है कि ये ईरान से कहाँ आए थे? भारत आए थे। इसको आप बता लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोगाज कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था 1400 ईसा पूर्व में। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। इंपॉर्टेंट है, चारों देवताएं आपके याद होने चाहिए। उतार लीजिए यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आर्यों के निवास स्थान को लेकर जो मत थे उनके बारे में मैंने आपको ये बताया है। तो ये आपको याद करने हैं, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। उतार लीजिए इसको। चलिए, ये दोस्तों हो गया आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान। इसके बाद हम बात करते हैं आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्य जो थे इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार। देखिए, यदि आर्यों के भौगोलिक विस्तार की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि आर्य आगे यहाँ मध्य एशिया से, बैक्ट्रिया से, जो सर्वाधिक मान्य है। कुछ कहते हैं कि ये ईरान से होकर भारत आए थे, कुछ कहते हैं कि उत्तर ध्रुव से आए थे, तिब्बत से आए थे। यदि मैं इनके भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो आर्यों का दोस्तों जो भौगोलिक विस्तार था, ये था अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था वो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो प्रदेश था सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में भी इनका दोस्तों क्या था? विस्तार था। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है, ऋग्वेद हमें यह कहता है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश था। और सप्त सैंधव प्रदेश में मैंने आपको बताया दोस्तों और अविनाश चंद्र दास ने क्या कहा है? प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास, मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास भी इस मत से सहमत हैं कि जो आर्य थे ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और सप्त सैंधव प्रदेश का मैंने दोस्तों आपको भी मतलब बताया था कि सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब था सिंधु, सरस्वती, रावी, सिंधु, सरस्वती, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चेनाब। इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। तो आर्यों का भौगोलिक स्थान अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। और ये सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास भी रहते थे। ये जो सप्त सैंधव प्रदेश था सिंधु, सरस्वती, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चेनाब नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल था, इनकी उपजाऊ भूमि थी। तो यहाँ आर्य देखो दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी, ठीक उसी प्रकार आर्य जो थे ये भी उस स्थान पर विकसित होंगे। कोई भी सभ्यता या संस्कृति हो वो उसी स्थान पर विकसित होती है। आज भी आप देख लीजिए, नगरीकरण जहाँ भी होता है, मानव बस्तियाँ जहाँ भी बसती हैं वो वहाँ बसती हैं जहाँ उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, उपजाऊ मृदा होती है और बाकी जितने भी संसाधन हैं वो यदि आसानी से उपलब्ध हो जाएं तो वहाँ अधिक उम्मीद रहती है, अधिक चांस रहते हैं मानव के बसने के। तो ठीक उसी प्रकार ये वही क्षेत्र था जहाँ आवश्यकता की वस्तुएं मौजूद थी, इसी कारण यहाँ इनका भौगोलिक विस्तार माना जाता है। और दोस्तों ये था वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी, वैदिक सभ्यता की पृष्ठभूमि, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता का कालक्रम, वैदिक सभ्यता
दो भागों में बटी हुई थी। अध्ययन दृष्टि से इसको दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हमने आर्यों के निवास स्थान को लेकर बात की दोस्तों। उसके बाद हमने आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात की। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की पूरी जानकारी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, इनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद।